अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करने जा रहे हैं हम किस टॉपिक के बारे में? रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो हम ज़रा लिख देते हैं कि ये रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या चीज़ होती है हमारे पास। याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। किसी न्यूक्लियस का गैर इख्तियारी तौर पर टूट जाना। एक बात बड़ी अच्छी तरीके से याद रखिएगा, मैंने व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया है? स्पॉन्टेनियस का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया हुआ है कि फ़र्ज़ करो अगर मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितनी देर में रेडियो एक्टिविटी शुरू करेगा, वी हैव नो आइडिया। हमें नहीं मालूम कब शुरू करेगा। एक बार वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट या सैंपल कहना चाहिए, सैंपल जिसमें बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिविटी शुरू कर दे, कब खत्म करेगा वी हैव नो आइडिया। कब शुरू करेगा हमें नहीं मालूम, कब खत्म करेगा हमें नहीं मालूम। क्या हम उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं? वी हैव नो आइडिया। अब तक हम इसमें कामयाब नहीं हुए। ना हम उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ना हम उसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये जो टूटने का प्रोसेस है, इट इज कंप्लीटली स्पॉन्टेनियस। इसलिए हम इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, गैर इख्तियारी तौर पर किसी न्यूक्लियाई का टूट जाना। राइट? अच्छा, अब इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो है हमारे पास जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर वॉल्यूम। न्यूक्लियर वॉल्यूम समझ लें, किसी न्यूक्लियस का वॉल्यूम। और हम कहते हैं जो न्यूक्लियर वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एटॉमिक मास का मतलब है कि वहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियर वॉल्यूम भी उसी लिहाज से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो डेंसिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? डेंसिटी रिमेन्स अ कांस्टेंट। सो ऑलमोस्ट ऑल द न्यूक्लियाइड्स हैव कांस्टेंट डेंसिटी। प्लीज बी केयरफुल। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर एटॉमिक मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। सो हम कहते हैं कि तमाम जो न्यूक्लियाइड्स हैं उनके जो डेंसिटी होती है दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, एंड दैट मेक्स अ प्रॉब्लम। वो क्या है कि उस कांस्टेंट डेंसिटी के ऊपर वो जिस जगह पर वो रह रहे हैं, अब उस जगह पे वो स्टेबल नहीं कर पा रहे और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो उसको होल्ड नहीं कर पा रही। तो वो क्या करेगा? अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो एक्स्ट्रा मास है उसको क्या करना शुरू कर देगा? रिलीज करना शुरू कर देगा। तो हम रेडियो एक्टिविटी को कुछ ऐसे कहते हैं कि हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में से हमारे पास तीन किस्म की चीजें निकल रही हैं जिन्हें हम रेडिएशंस का नाम भी देते हैं। एक इसमें से निकल रहा है हमारे पास जिसे हम कह रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स। दूसरी टाइप की जो इसमें से रेज हमारे पास निकल के आ रही हैं उन्हें हम कहते हैं बीटा पार्टिकल्स। और तीसरी टाइप की जो इसमें से रेज निकल के आ रही हैं उन्हें हम कहते हैं गैमा रेज। तो इसका मतलब है एक चीज तो यहां पर क्लियर हो रही है हमारे पास कि कितनी चीजें हमारे पास, दो पार्टिकल हैं और एक क्या हमारे पास, रेज है। दो हमारे पास पार्टिकल हैं और एक रेज है। ये जो रेज है ना, ये समझ ले एनर्जी है। इसके बारे में हम तफसील से भी सारी बातें करनी है। तो क्या होता है, ये एक न्यूक्लियस है, एक सिंगल न्यूक्लियस है, वो टूट रहा है। वो ऐसे नहीं कि बिल्कुल फट गया, ऐसा नहीं है। टूटने का मतलब ये है कि उसमें से कुछ रेडिएशन निकल रही है, ये मतलब है इस टूटने का। ये ऐसा नहीं है कि छुरी लेके जिस तरीके से कोई गोल सा केक आपने काट के उसके हिस्से करके अलग कर दिया है। नो नो नो, वो जो एक्स्ट्रा मास है वो निकाल रहा है। या अगर मेरा वजन बहुत ज्यादा है तो मैं अपना वजन को कम कर रहा हूं, तो मैं किस तरह कर रहा हूं? मैं को टूट रहा हूं। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, खाना अपना कम किया हुआ है, तो मेरा मास कम होता जा रहा है। समझ आ रही है? इसको आप कह रहे हो टूटना। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियस जो है ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है और इसमें से तीन किस्म की रेडिएशन हमें निकलती नजर आती हैं। एक सवाल जो कि रीजन का है और एग्जाम में पूछता भी, क्या किसी एक न्यूक्लियस से तीनों किस्म की रेडिएशन निकल सकती है? लफ्ज बहुत अच्छी तरह सुनना, एक ही न्यूक्लियस है। द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। क्योंकि उस न्यूक्लियस में से अगर अल्फा निकल रहा है वो चेंज हो जाता है, उसमें से अगर बीटा निकल रहा है वो चेंज हो जाएगा, उसमें से अगर गैमा निकल रही है, गैमा तो खैर बाय प्रोडक्ट ही होती है हमारे पास। तो ये तीनों रेडिएशन यानी अल्फा बीटा के बाद ही हमें गैमा मिलता है, ये भी हम बात कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी एक न्यूक्लियस से तीनों रेडिएशन नहीं निकलती। दो कह सकते हो कि अल्फा के बाद बीटा निकले
ओहो सॉरी, अल्फा के बाद गैमा निकले या बीटा के बाद गैमा निकले। तो गैमा तो बाय प्रोडक्ट है, इसलिए अल्फा खत्म होता है तो फिर उसके बाद गैमा शुरू होता है, बीटा खत्म होता है तो गैमा शुरू होता है, लेकिन अल्फा बीटा एक ही न्यूक्लियस से नहीं होता। अब मैं दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करूं, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या यह पॉसिबल है कि किसी एक सैंपल से ये तीनों रेडिएशन निकले? द आंसर इज यस। अब सैंपल का मतलब ये क्लास समझ लो, तो इस क्लास, ये क्लास एक क्लास है और इसमें सारे लोग एक जैसे नहीं है। ये मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ और हैं, कुछ और हैं, कुछ डिफरेंट है। जिस तरह हम मुख्तलिफ कास्ट की बात कर लेते हैं, कोई कुछ किसी की कोई हमारे पास एक कास्ट वाला है, कोई दूसरी कास्ट वाला है, कोई तीसरी कास्ट वाला है, किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की हाइट कम है, किसी का वजन ज्यादा है, किसी का वजन कम है। समझ आ रही है? एक का वजन जो है वो इतना ज्यादा है कि उसको 5 किलो कम करने को कहा हुआ है डॉक्टर ने, एक का वजन इतना कम है कि उसको कहा है बस आधा किलो कम कर लो। ओके, एक को ये कहा है कि नहीं जी तुम्हें वजन कम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है एक सैंपल में से मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियस होंगे, कुछ अल्फा इमिट करेंगे, कुछ बीटा और फिर कुछ गैमा भी इमिट कर रहे होंगे। तो एक सैंपल से तीनों रेडिएशन हमें मिल सकती हैं, लेकिन एक न्यूक्लियस से तीनों रेडिएशन हमें नहीं मिलती। ये बात क्लियर है? और अब हमने क्या करना है, इन तीनों के ऊपर बात करनी है। यहां पर मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, अल्फा बीटा और गैमा ये 3 रेडिएशन, इसके अलावा हमारे पास और भी रेडिएशंस हैं जो कि चैप्टर नंबर 20 में लिखी है। होना तो ये चाहिए कि यहीं पर चैप्टर नंबर 20 की जो अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम इधर ही पढ़ लें, लेकिन हमारी किताब वाले ने यहाँ अल्फा बीटा और गैमा पढ़ाया है और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा दिए चैप्टर नंबर 20 में। वहां उसने अल्फा बीटा गैमा ही पढ़ाएंगे, रेडिएशन में प्रोटॉन्स भी पढ़ाए, रेडिएशन में न्यूट्रॉन्स भी पढ़ाए हुए उसने। ये तमाम उसने वहां पे पढ़ाई, उनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई, स्पीड कितनी है, आयोनाइजेशन कितनी है, पेनिट्रेशन कितनी है, पर कोलिजन कितनी एनर्जी करेगा, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा या नहीं प्रोड्यूस करेगा, किस तरह एनर्जी की इंटरेक्शन करेगा। ये बात समझ में आ रही है? ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक उसने चैप्टर नंबर 20 में लिखी हुई हैं, यहां चैप्टर नंबर 19 में नहीं दी। तो मैं चैप्टर नंबर 19 में अल्फा बीटा गैमा आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। ओके, इनके डिकेज को डिस्कस करेंगे और देन मेरा ख्याल ये कि कैरेक्टरिस्टिक को हम यहीं पढ़ लें, बजाय कि मैं बोलूं देखा 19 में हम नहीं पढ़ा था, तो आप बोलें पता नहीं कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, याद भी है कि नहीं याद। राइट? क्लियर है? कोई इशू यहां तक? थैंक यू सो मच।